Hello, I welcome you all on AC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. तो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो वर्क डिस्कस किया था, मैं फिर आपको बता दूं कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 है हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी। इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग आइटम्स और वर्क का डिस्कशन कर रहे हैं, किस यूनिट्स में उनको मेजर करते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था रूफिंग एंड फ्लोरिंग वर्क, और हमने ये सीखा था, समझा था कि फ्लोरिंग रूफिंग को अलग अलग मेजर करते हैं। ग्राउंड फ्लोर को स्क्वायर मीटर में, बाकी सारे फ्लोर्स को क्यूबिक मीटर में, और रूफिंग को भी हम क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर करते हैं। दूसरा फॉर्म वर्क जो है वो स्क्वायर मीटर में मेजर होता है, और अदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जैसे कि सेंटरिंग, शटरिंग, स्कैफोल्डिंग क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर होता है ना। मैंने आपको बताया था कि मैं अगले लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करूंगा वो पेंटिंग, वार्निशिंग एंड डिस्टेम्पर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसमें वार्निशिंग का जो कार्य होता है, पेंटिंग का जो कार्य होता है, डिस्टेम्पर का जो कार्य होता है, वो किस यूनिट्स में मेजर किया जाए और उनसे रिलेटेड डिटेल्स क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस यहाँ से टॉपिक को इस तरह उठाना चाहूंगा कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भैया पेंटिंग क्या होती है ना। पेंटिंग को मैं पता है भैया पेंट लगाना होता है, बट पेंट कितने प्रकार का होता है, पेंट कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, पेंट मेजर कैसे करते हैं। दूसरा डिस्टेम्पर क्या होता है, वार्निश क्या होता है, तो पहले वो तो समझे हम। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। जो डिस्टेम्पर होता है वो क्या चीज है, आप डिस्टेम्पर को समझिएगा। जो डिस्टेम्पर होता है इसको इसमें अगर हम देखें तो यहां पर जो बेस होता है, बेस मतलब जो मेन केमिकल होता है, जो मेन पाउडर होता है, वो होता है आपका व्हाइट चॉक। ठीक, व्हाइट चॉक जनरली एज अ डिस्टेम्पर में बेस लिया जाता है, और साथ में इसमें जो सॉल्वेंट होता है जिसमें इसको मिलाया जाता है वो होता है वाटर। तो पानी में व्हाइट चॉक मिलाकर डिस्टेम्पर किया जाता है। मतलब ये हो गया आपका डिस्टेम्पर का मटेरियल, ये आपको समझना है। मतलब कुल मिलाकर डिस्टेम्पर क्या चीज है भैया, तो डिस्टेम्पर पानी के अंदर चूने का मिश्रण है जिसको दीवार पे लगाया जाता है ना। कहाँ लगाते हैं ये भी समझ लेते हैं। अगला पॉइंट, इसको हमेशा जो आपकी वॉल होती है, जैसे दीवार है आपकी, है ना, ये दीवार पे आपका ऐसे ब्रिक्स लगा दी, आपने दीवार बनाई, ईंटों की दीवार बनाई, तो इसके ऊपर आप क्या कर दोगे, दीवार के ऊपर प्लास्टर कर दोगे। तो जो प्लास्टर होने के बाद आपकी जो मैसनरी सरफेस होती है वो खुरदुरी होती है। ठीक, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट करने से पहले उसको थोड़ा सा और स्मूथ किया जाएगा। दीवार बन गई, प्लास्टर हो गया, अभी भी खुरदुरी होगी, उसको स्मूथ करने के लिए पेंट लगाने से पहले उस पर हम डिस्टेम्पर अप्लाई करते हैं। मतलब एक बात क्लियर है सर, डिस्टेम्पर जो होता है वो प्लास्टर्ड मैसनरी सरफेस के ऊपर किया जाएगा, सतह के ऊपर। पॉइंट को नोट करें। और यहां पर कैसे बनता है डिस्टेम्पर सर, तो डिस्टेम्पर कैसे बनता है, व्हाइट चॉक को पानी में मिलाकर डिस्टेम्पर बनता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार से होता है, पाउडर बेस भी आता है और ऑयल बाउंड भी आता है। मतलब जो तेल में कंपनी मिला के देती ताकि वो खराब ना हो, उसकी वर्केबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहे, इसलिए ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर भी आता है और वाटर बाउंड डिस्टेम्पर भी आता है। दोनों तरह से मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, डिस्टेम्पर पहले के टाइम में काफी इस्तेमाल करते थे। पहले तो वैसे प्लास्टर के बाद ज्यादा कुछ लगाते नहीं थे, सिंपल आपका व्हाइट वॉशिंग किया जाता था। बट ऐसा है कि व्हाइट वॉशिंग मतलब चूना लिया, चूने में पानी मिलाया, उसको दीवार पे लगा देते थे, तो ये व्हाइट वॉशिंग हो गया। ठीक, और व्हाइट वॉशिंग कुछ टाइम तक चला पुराने टाइम में, फिर उसके बाद व्हाइट वॉशिंग की चीज को डिस्टेम्पर ने रिप्लेस किया। और अंतर क्या है, व्हाइट वॉशिंग के अंदर भी हम चूने में पानी मिलाते थे, और वैसे भी चूना तो हर कोई किसी को लगा ही रहा है जीवन में, बस उस चूने की बात नहीं चल रही, यहां पर बात कर रही हमारा जो लाइम आता है उसकी बात चल रही है। तो जो लाइम है उसको नॉर्मली अगर हम पानी में मिला के लगाए थे तो उसको हम व्हाइट वॉशिंग बोलते थे। अब जो ये चूने में पानी मिला के लगा रही है, इसको अलग नाम क्यों दिया। अंतर ये है कि वो जो वहां पे लाइम इस्तेमाल करते थे वो आपका क्विक लाइम होता था जो पहले इस्तेमाल करते थे, और वो आपका उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। जब डिस्टेम्पर मार्केट में आया तो यहां पर थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी का लाइम इस्तेमाल करने लगे, और सुपीरियर क्वालिटी के लाइम को ही व्हाइट चॉक कहा जाता है। व्हाइट चॉक एक प्रकार से आप प्योर लाइम स्टोन समझ सकते हैं कि व्हाइट चॉक एक प्रकार से प्योर लाइम स्टोन होता है, या प्योर लाइम स्टोन से जो चूना प्राप्त होगा उसको हम व्हाइट चॉक बोलते हैं। तो ये सिर्फ पर्पस का है कि जैसे पहले के टाइम में हम बात करें तो वहां पे सिर्फ नॉर्मल चूना लेते थे और उसको नॉर्मल चूना लिया, पानी में मिलाया, लगाया, व्हाइट वॉशिंग बोल दिया।
सुपीरियर क्वालिटी का चूना लिया, प्योर क्वालिटी का चूना लिया, व्हाइट चौक लिया, पानी में मिलाया, लगाया, तो उसे हम डिस्टेम्परिंग बोल देते हैं। बस इतना सा अंतर है। अल्टीमेटली ले हम चुना रहे हैं, बट बात क्या है, रिक्वायरमेंट की है। हर चीज रिक्वायरमेंट पे आधारित है। पहले के टाइम में इतना एस्थेटिक पे ध्यान नहीं देते थे, कुछ टाइम बाद हमें एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगी, तो हम सुपीरियर क्वालिटी का पेंट इस्तेमाल लाइम इस्तेमाल करने लगे। सुपीरियर क्वालिटी जो लाइम है वो अच्छे लाइम स्टोन से मिलेगा। लाइम स्टोन चूने का और होता है, अयस्क होता है, तो इसलिए यहां पर जो बेस है वो व्हाइट चौक है, और उसी प्रोसेस को फिर अलग नाम दे दिया और वो डिस्टेम्परिंग बन गया। तो डिस्टेम्परिंग कैसे बनता है, डिस्टेम्पर क्या होता है वो आपको समझ में आया, और डिस्टेम्पर करते क्या है वो आपको समझ में आया। दूसरा, यहां से आपको यह भी क्लियर हुआ होगा कि जो डिस्टेम्पर है वो चूंकि दीवार के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए इसे किस में मेजर किया जाएगा, स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वार्निशिंग। वार्निशिंग क्या होता है, मैं आपको वार्निशिंग समझाता हूं, पर थोड़ा सा पहले पेंट बताते हुए वार्निशिंग पे लेके जाऊंगा। अब देखिए क्या होता है, सरफेस यानी सतह, जो भी बिल्डिंग होती है उसमें सरफेस अलग अलग प्रकार की होती हैं। उन ऐसी सरफेस जिनको हम एटमॉस्फेरिक एजेंट्स से बचाना चाहते हैं, कौन कौन सी सरफेस हो सकती है, आप बात को समझिएगा तो आप इजीली ग्रेस्प कर पाएंगे। आपका जो एक प्लास्टर्ड मैसनरी सरफेस है, उस प्लास्टर्ड मैसनरी सरफेस के ऊपर, जैसा आपको बताया, पहले तो कुछ नहीं करते थे, सीधे चूना पानी लगाते थे यानी व्हाइट वॉशिंग करते थे। आजकल प्लास्टर्ड मैसनरी सरफेस के ऊपर क्या लगाते हैं, या तो पुट्टी लगा देते हैं, या पहले के टाइम में क्या लगाते थे, डिस्टेम्पर लगाते थे। आजकल डिस्टेम्पर का चलन भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो डिस्टेम्पर लगाते थे, पहले व्हाइट वॉशिंग करते थे, फिर कुछ टाइम बाद चूना लगा डिस्टेम्पर करने लग गए, और फिर आजकल हम पुट्टी करते हैं। पुट्टी के अंदर क्या होता है, वहां भी चूना ही होता है, पानी होता है, बट जनरली पुट्टी के अंदर कभी कभी हम सुपीरियर क्वालिटी लाइम भी ले सकते हैं, जिसको हम कोरल लाइम बोलते हैं, शेल लाइम बोलते हैं, और नहीं तो व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल तो दीवार पे प्लास्टर्ड मैसनरी सरफेस के ऊपर व्हाइट सीमेंट को पानी के साथ में लगाते हैं, तो वो पुट्टी हो जाता है। ठीक, तो डिस्टेम्पर लगाते हैं, पुट्टी लगाते हैं। अब ये जो आपकी दीवार है, प्लास्टर्ड मैसनरी सरफेस है, इसको हमें और अच्छा एस्थेटिक देना है। क्या करना है, एस्थेटिक देना है, उसके अपीयरेंस को बढ़ाना है। तो जब हम उसके अपीयरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, यहां पर हमारा पर्पस नोट करिएगा, तो हम यहां पर पेंट का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे पेंट को हम प्लास्टिक पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक पेंट, या फिर हम बोलते हैं इमल्शन। तो आपने देखा होगा अलग अलग एशियन पेंट्स के एड वगैरह आते हैं, तो ये जो इमल्शन है ये एक प्रकार का पेंट हो गया जिनको हम लगा रहे हैं, और पर्पस क्या है, अपीयरेंस, एस्थेटिक पर्पस। वहीं पर ऐसे दूसरे और भी सतह होती हैं, जैसे कि आयरन और वुडन सरफेस। घर में कई अलग अलग फर्नीचर होते हैं, खिड़की हो गया, खिड़की का पल्ला हो गया, दरवाजे का पल्ला हो गया, वुडन सरफेस। खिड़की की चौखट हो गई तो वो आयरन फ्रेम भी हो सकती है। वेंटिलेटर की जाली हो गई, तो जहां भी जितनी भी जाली वाली है, रेलिंग्स है, शटर है, आपका चैनल गेट है, तो ये सब आयरन में आ जाएगा। तो जो भी जितना भी आयरन और वुडन सरफेस हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, एयर के कारण उनका कोरेजन हो सकता है, ड्यू टू कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, उनमें कोरेजन हो सकता है। ठीक, किसमें, अब सर लकड़ी में कोरेजन कहां से, अरे मुझे पता है लकड़ी में कोरेजन नहीं होगा, आयरन में तो कोरेजन हो सकता है ना। तो आयरन में कोरेजन होगा, और लकड़ी में क्या होगा, तो लकड़ी में जो आपके दीमक होती, टर्माइट्स, जिनको व्हाइट एंट्स बोलते हैं, व्हाइट एंट, आंटी नहीं, व्हाइट एंट मतलब सफेद चींटी। तो सफेद चींटी यानी व्हाइट एंट्स को टर्माइट, दो नाम एक ही चीज के हैं, टर्माइट्स का एक और नाम है व्हाइट एंट, सफेद चींटी। तो टर्माइट यानी दीमक और कोरेजन के कारण आयरन और वुडन सरफेस खराब हो सकती है, उनको उससे बचाने के लिए भी पेंट लगाया जाता है। और ऐसे पेंट जनरली जो हम यूज करते हैं वो होते हैं ऑयल पेंट। तो यानी पेंट ऐसे तो कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो डिस्टेम्पर आपको दिख रहा है, इसका एक और नाम वाटर पेंट भी है, इसको वाटर पेंट बोलते हैं। तो पेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे हैं। अभी हम वहां नहीं जाएंगे, वो हम समझेंगे बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। अभी तो हम समझें कि भैया जो पेंट है वो कहां करते हैं, तो मैसनरी सरफेस के ऊपर भी करते हैं, आयरन एंड वुडन के ऊपर भी करते हैं। आयरन वुडन के ऊपर ऑयल पेंट करते हैं, जिनमें डबल बॉयल लिंसीड ऑयल से वो जो पेंट बनता है, ठीक है, अलग अलग टर्पेंटाइल के ऑयल से भी बनता है, टंगस्टन ऑयल से भी बनता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मेनली डबल बॉयल लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑयल पेंट हो गया। और प्लास्टिक पेंट जो होता है ये जिंक ऑक्साइड बेस में बनता है।
तो यहां पर ये जो है ये इज एमल्सन, ये दीवार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों का पर्पस अलग है। यहां पे हमने जो पेंट है वो दीवार के ऊपर भी करा, पर्पस है अपीयरेंस, और हमने आयरन वुडन पे भी करा, पर्पस है एंटी कोरोसिव और एंटी टर्माइटिक लेयर फॉर्म करना। क्लियर है? अब ये हमें समझ में आए। अब होगा क्या, यहां पर जो आपको ये प्लास्टिक पेंट दिख रहा है जो दीवार के ऊपर लगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर होता क्या है, आप इमेजिन करना कोई लोहे की जाली है, आयरन एंड वुडन सरफेस है, इसको हम यूज करते हैं, चैनल गेट को खोलेंगे बंद करेंगे, बार बार लगाएंगे, बार बार यूज होता है। तो हमारे टच करने से, टकराने से, यूज करने से समय के साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, बहुत से वो 1.5 साल के अंदर वो जो पेंट की लेयर हमने लगाई थी आयरन वुडन पे वो निकल जाएगी। अब अगर वो लेयर निकल जाएगी तो जब तक वो लेयर होगी तब तक तो कोरेजन और टर्माइट नहीं होगा, बट जब वो लेयर ड्यू टू वियर एंड टियर निकल गई तो आपने जितने पैसे पहले लगा दे सब बर्बाद, क्योंकि वापस से कोरेजन और टर्माइट तो उस पर अटैक कर देगा। तो अब हम क्या करें, यानी कि बात समझ में आया कि आयरन एंड वुडन सरफेस पे लगे हुए ऑयल पेंट की लेयर 1-1.5 साल में निकल जाती, तो उसको बचाना पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए जो पेंट हमने किया है उसके ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट ऑयल की लेयर लगाएंगे, और उसी ट्रांसपेरेंट ऑयल की लेयर को हम बोलते हैं वार्निश, और उसी कार्य को वार्निशिंग वर्क कहा जाता है। यानी कि वार्निश जो है वो हम कहां पे लगाएंगे, बात को समझिएगा, आयरन एंड वुडन सरफेस के ऊपर तो लगाएंगे, बट वो कैसा होगा, पेंटेड आयरन एंड वुडन सरफेस। मतलब आयरन एंड वुडन सरफेस जिसपे हमने पेंट लगा दिया, तो इसका पर्पस क्या है, पेंट की लाइफ को बढ़ाना, और वार्निश लगाने से पेंट की लाइफ करीब 2 से 5 साल के आसपास हो जाती है, 2 to 5 years। नहीं करोगे 1-1.5 साल में पेंट खत्म, फिर उसके बाद एयर या टर्माइट्स के अटैक से वो लोहा या लकड़ी से उसमें दीमक लगेगी या कोरेजन होगा और वो खत्म हो जाएगा। पूरे पैसे बर्बाद, 1 साल जो आपने पैसे लगाए थे वो सब खत्म हो गए, आपका मटेरियल कोरोड हो गया, खत्म हो गया, टर्माइट से अटैक हुआ, खत्म हो गया। बट अगर आपने साथ में उस पर पेंट करने के बाद वार्निश की लेयर लगा ली तो उससे उसकी लाइफ करीब 2 से 5 साल के आसपास हो जाती, बढ़ जाती, इतना करीब हो जाती। तो वार्निश होता कैसा है, तो वार्निश जो है वो आपका एक ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब इसमें खुद का कोई कलर नहीं होता है, और ये ट्रांसपेरेंट ऑयल होता है, ये आपको बात समझना है। तो यानी कि वार्निश एक ट्रांसपेरेंट तेल है जो पेंटेड आयरन वुडन सरफेस के ऊपर लगाया जाएगा, और इसका पर्पस क्या है, पेंट की सर्विसेबिलिटी लाइफ को बढ़ाना। पेंट कहां कहां पे होगा, पेंट दीवार के ऊपर भी होगा, आयरन एंड वुडन के ऊपर भी होगा। आयरन वुडन में पर्पस क्या है, एंटी कोरोसिव एंटी टर्माइटिक लेयर। दीवार के ऊपर क्या पर्पस है, दीवार के ऊपर पर्पस कब करेंगे पेंट, डिस्टेंपर या पुट्टी करने के बाद। पर्पस क्या है, एसिडी के अपीयरेंस को बढ़ाना। और डिस्टेंपर क्या है, डिस्टेंपर एक प्रकार से वाटर पेंट भी है, इसमें व्हाइट चौक, अच्छे क्वालिटी का चूना पानी में मिलाकर दीवारों पर लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं, प्लास्टर्ड मैसनरी सरफेस में स्मूथनेस लाने के लिए, उसके टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए, खुरदुरेपन को खत्म करने के लिए। तो ये करते हैं आपका प्लास्टर्ड मैसनरी के ऊपर। ठीक, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि डिस्टेंपर क्या होता है, ठीक, पेंट क्या होता है और वार्निश क्या होता है। वार्निश एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट ऑयल होगा, और पेंट की बात करें तो पेंट आपका कलरफुल होगा। कलर में हो सकता है जिस कलर में आपको चाहिए, कलरफुल केमिकल पिगमेंट होगा, है ना, कलरफुल केमिकल पिगमेंट होगा। इसमें ऐसे कुछ केमिकल्स होंगे जो अलग अलग तेल या अलग अलग केमिकल के साथ में मिलकर बनाए जाएंगे, जो कि एंटी कोरोसिव एंटी टर्माइटिक लेयर और दीवारों पे स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड हमें करेगा। तो कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं और ये कलरफुल होता है। तो ये हमें क्लियर हुआ कि सर हमें ये तो क्लियर है कि अब पेंट क्या होता है, वार्निश क्या होता है, डिस्टेंपर क्या होता है, और किसको हम कहां कहां पे लगाते हैं, ये हमें समझ में आया। अब सर ये बताओ कि इन सब को हम किस में मेजर करेंगे, तो चलो भैया अब हम वो बात करने चलते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि चाहे हम पेंटिंग करें, चाहे हम वार्निशिंग करें, चाहे हम डिस्टेंपरिंग करें, ये सभी हम सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सतह के अंदर तो कर नहीं रहे, तो किस में मेजर किया जाएगा, इन सभी को हम किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर के अंदर। इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर के अंदर। इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर के अंदर।
यहां पे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार वो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जो भी आपकी आयरन या कोई वुडन सरफेस है घर में, जहां पे आपको आयरन या वुडन करना है, वो ऐसी कुछ हो सकती है, और वो आपकी आयरन या वुडन सरफेस ऐसी पट्टीदार भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है जिसपे आपको पेंटिंग करना हो, ठीक, ऐसी भी हो सकती है। ऐसी बड़ी सी कोई दीवार भी हो सकती है जिसपे आपको पेंटिंग करना हो। भाई जहां भी पेंटिंग करना हो, मैं वहां की बात कर रहा हूं, आयरन वुडन से बिल्कुल उस पर शब्दों पे चिपक मत जाना जाके। जहां भी पेंटिंग करना है वो कुछ लंबा होगा और उसकी कुछ हाइट होगी, या उसकी विड्थ समझ लो, और हो सकता है कि उसकी जो ये विड्थ है ये बहुत कम हो और ये उसकी हाइट हो, या इसको लेंथ समझ लो, जो आपको बोलना है। पट्टीदार अगर कोई चीज है, तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो आईएएस कोड बोलता है, इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है कि आप यहां तो वर्क को स्क्वायर मीटर में मेजर करो, परंतु अगर जिस जगह आप पेंटिंग करने जा रहे हैं उसकी अगर विड्थ 10 सेंटीमीटर से कम हो, 10 सेंटीमीटर से अगर विड्थ कम हो, तो आपको फिर ऐसे में समझो, यहां पर फिर ये ऐसा जो ये जहां पे आप पेंटिंग करने जा रहे हो, जहां पे उसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर से कम है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की सतह की, तो वो एक लंबा सा कुछ वर्क लगेगा पेंटिंग करने का। मतलब वो एरियल वर्क प्रतीत नहीं होगा, वो एक प्रकार से लंबाई वाला कुछ लग रहा है, मतलब लीनियर वर्क की तरह लगेगा। इसलिए ऐसे केस में फिर पेंटिंग को रनिंग मीटर में मेजर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ध्यान देंगे। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, डिस्टेम्परिंग स्क्वायर मीटर, वार्निशिंग स्क्वायर मीटर, पेंटिंग स्क्वायर मीटर। कुछ नहीं बताया हो तो ये टिक कर देना। अंदर जाके डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है तो पेंटिंग को कुछ नहीं पता है तो स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, परंतु विड्थ ऑफ द वर्क 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। अगर विड्थ ऑफ वर्क 10 सेंटीमीटर तक या उससे कम हो तो वो लीनियर वर्क की तरह मेजर किया जाएगा और उसे हमें रनिंग मीटर के अंदर मेजर करना है। तो आई होप आपको यहां पर पेंटिंग, वार्निशिंग एंड डिस्टेम्पर के बारे में समझ में आया होगा। एक पॉइंट और है जो मैं यहां पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। जब भी पेंटिंग करते हैं तो सर वो हमने सुना है, वो जो घर पे जब दीवार पे पेंटिंग होती है वो कुछ बोलते हैं एक हाथ लगा दिया, एक हाथ कर दिया, 2 हाथ कर दिया। वो क्या चीज होती है सर, वो थोड़ा सा बता दीजिए तो उसके बारे में समझने चलते हैं। मान लीजिए कोई घर की दीवार है, प्लास्टर्ड मैसनरी सरफेस है, और इसके ऊपर हम यहाँ पे पेंट करने जा रहे हैं। सर किस प्रकार से पेंट करते हैं, मतलब एक ही बार पेंट करेंगे क्या? सर जैसे मान लो पेंट तो हमने देखा है एक बार तो करते नहीं, वो एक बार एक हाथ मारते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं। तो सर जब एस्टिमेटर एस्टिमेशन करता होगा तो उसको तो फिर वो एक बार किया उतना एरिया हो गया, फिर दूसरी बार भी तो करता है, तो फिर वो क्यों नहीं कंसीडर किया? तो वो भी कंसीडर यहाँ पे करना पड़ता है। सर कितना कंसीडर करना पड़ता है उसको समझाइए। तो समझिए, सबसे पहले किसी भी दीवार पे जब पेंटिंग होती है तो एस्टिमेशन के अंदर सबसे पहला ये ध्यान रखा जाता है कि जो पहली लेयर है वो आपकी प्राइमिंग लेयर होगी, प्राइमिंग लेयर होगी। पहली लेयर को हम बोलते हैं प्राइमिंग लेयर, जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम प्राइमिंग लेयर बोलेंगे। प्राइमिंग लेयर मतलब सर क्या होता है? प्राइमिंग लेयर मतलब ये प्राइमर से की जाती है, पहली लेयर होती है, ये स्पेशल केमिकल से की जाती है। स्पेशल केमिकल कुछ नहीं होता वो हमारा नॉर्मल पेंट ही है, बट इसमें कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। होता वही केमिकल पिगमेंट है, जो इसके बाद पेंट लगाओगे वैसे ही वो होगा, बस कलर नहीं होता है। और ऐसे स्पेशल पेंट को प्राइमर बोल दिया जाता है। मतलब कहीं भी मकान बनेगा और दीवार पे पेंट होगा तो पहली लेयर प्राइमर की होती है, और इसलिए उसको प्राइमिंग लेयर बोल दिया या प्राइमर बोल दिया, ठीक। और मार्केट में लोग कुछ भी वो प्राइमा बोलते रहते हैं, पर वो मेन प्राइमर की होती है और वो कलरलेस पेंट होता है बस। बाकी होता वो नॉर्मल पेंट जैसे ही है, उसमें कलरिंग पिगमेंट नहीं मिलाते हैं बस। जो नॉर्मल पेंट में कलरिंग पिगमेंट होता है वो उसमें नहीं होता है। बाकी फिर इसके बाद अब अगली लेयर की जाती है, फिर ये दूसरा, अब ये अगला हाथ लगाया जाएगा। अब ये हमारे ओरिजिनल पेंट का होगा, जो हमारा कलर वाला पेंट है उसका, ये उसका फर्स्ट कोट होगा। पहले कोट को अंडर कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर कोट। ये जो अगली जो लेयर आई, लेयर को बोलते हैं कोट। तो ये आपका, इस वाले को हम बोल सकते हैं, इसको हम प्राइम कोट भी बोल सकते हैं,
तो पहला प्राइम कोट फिर अंडर कोट, वो हमारे नॉर्मल पेंट का होगा, वो नॉर्मल पेंट का इसलिए उसको फर्स्ट लेयर बोला है। और फिर उसके बाद अगली एक और लेयर आएगी यहां पर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एक और लेयर लगाई जाएगी। अब वो जो अगली लेयर है उसको मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट करा है, वो हमारी सेकंड कोट है, वो भी हमारे नॉर्मल पेंट का होगा और उस वाले को हम फाइनल कोट बोलते हैं। ठीक, मतलब जब भी पेंट करेंगे तो हमें बात समझना है कि एक प्राइम कोट के ऊपर दो कोट और लगाया जाएगा। प्राइम कोट प्राइमर से होगा, कलरलेस पेंट से होगा, बाकी आपके नॉर्मल पेंट से होगा। पहले वाले को बोलेंगे अंडर कोट, दूसरे वाले को बोलेंगे फाइनल कोट। तो यहां पर ये भी हमें एस्टिमेशन के अंदर कंसीडर करना पड़ता है। मतलब जब भी हम एस्टिमेट बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ द पेंटिंग देयर शुड बी कंसिडरेशन ऑफ 2 कोट्स ऑफ पेंट ओवर ए प्राइमिंग लेयर, ओवर ए प्राइम कोट। मतलब पेंट करेंगे तो एक प्राइम कोट होगा और दो आप पे क्या होंगे, एक अंडर कोट और एक ओवर कोट होगा, एक फाइनल कोट होगा। तो यहां पर मैंने आपको कोशिश किया पेंटिंग, वार्निशिंग और डिस्टेम्पर का बेसिक बताते हुए, उनका यूनिट्स ऑफ मेजर समझाते हुए कुछ बारीक पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर समझाए। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। डिस्टेम्पर क्या है? डिस्टेम्पर है पानी में आपने क्या मिला रखा है, व्हाइट चॉक मिला रखा है, प्लास्टर्ड मैसनरी सरफेस के ऊपर करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। पेंट कहां होता है? पेंट दीवार के ऊपर भी करते हैं, आयरन वुडन पे भी करते हैं। दीवार पे पर्पस है एस्थेटिक, आयरन वुडन पे पर्पस है एंटी कोरोसिव, एंटी टर्माइटिक लेयर फॉर्म करना। ठीक, उसके बाद आपका जो भी पेंट है उसमें 3 लेयर होगी, एक प्राइम कोट, एक फाइनल, एक अंडर कोट, उसके बाद एक फाइनल कोट। मेजर इसको भी स्क्वायर मीटर में करेंगे और अगर एलिमेंट की विड्थ 10 सेंटीमीटर से कम है तो फिर उसके बाद आपको उसको रनिंग मीटर में मेजर करना है। ठीक, जैसे उसके बाद वार्निशिंग की बात है तो वार्निशिंग कहां पे करेंगे? जो भी आपका पेंटेड आयरन और वुडन सरफेस है सिर्फ वहां पर, दीवार पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, दीवार पे अगर मान लो कोई पेंट निकल गया तो क्या दीमक और हवा से कोई दिक्कत थोड़ी होगी दीवार को, आयरन वुडन में दिक्कत होगी। इसलिए आयरन वुडन पेंटेड सरफेस के ऊपर वार्निशिंग की जाती है। वार्निशिंग एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट ऑयल होता है, कलर नहीं होता है इसका। ठीक, जो पेंट का कलर है वही कलर बाहर हमें रिफ्लेक्ट होता है और इसको भी हम स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करते हैं। मैंने यहां पर आपको एक बात बताई कि अगर एलिमेंट का विड्थ 10 सेंटीमीटर से कम है तो पेंट को रनिंग मीटर में हम मेजर करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी रोड का प्रोजेक्ट आता होगा, जब भी रोड बनती है तो उसमें पेवमेंट मार्किंग की बात होती है। पेवमेंट मार्किंग आप समझते होंगे, वो रोड होती है तो बीच में वो व्हाइट पट्टी बनाते हैं। अब मान लो कोई रोड प्रोजेक्ट निकला किसी भी शहर के अंदर, तो वहां पे रोड में वो सफेद पट्टी बनी है। अब वो सफेद पट्टी जो है आपने देखा होगा वो पूरे शहर में लंबी रोड, जितनी लंबी रोड होगी, 10 किलोमीटर लंबी रोड है तो 10 किलोमीटर लंबी पट्टी बनेगी, बीच बीच कुछ छोड़ छोड़ के गैपिंग छोड़ छोड़ के 1 मीटर की, बट उसकी जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है। तो जब भी किसी भी रोड प्रोजेक्ट में पेवमेंट मार्किंग में उन व्हाइट पट्टी का एस्टिमेशन बनाया जाएगा तो उसको रनिंग मीटर के अंदर मेजर करेंगे। इस तरह से आप उस बात को समझ सकते हैं। कहीं भी और जगह हम करें जहां पे लंबाई अच्छी खासी है, हाइट काफी अच्छी है, तो उसको आप स्क्वायर मीटर में करें। विड्थ अगर 10 सेंटीमीटर से कम है तो हमें पेंटिंग को किस में मेजर करना है? रनिंग मीटर के अंदर मेजर करना है। तो हमने यहां पर समझा वार्निशिंग के बारे में, पेंटिंग के बारे में, डिस्टेम्परिंग के बारे में। नेक्स्ट अब हम समझने जा रहे हैं वुडन वर्क के बारे में। अब हम वुडन वर्क के बारे में समझते हैं कि मकान के अंदर लकड़ी का जो कार्य होता है उसे किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो नाउ दी नेक्स्ट कम इज वुडन वर्क। ये हमारा नेक्स्ट वर्क है, इसको अलग से हम कंसीडर करते हैं, अलग आइटम के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाता है। अगर यहां पर मैं वुडन वर्क की बात करूं तो वुडन वर्क हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक, 3 प्रकार का होता है। अब एक तो आपका, अगर इसको मैं देखूं यहां पर, अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं तो मैं 2 बोल सकता हूं। देखो, एक तो फर्नीचर जो भी होगा उसमें आपको वुड का इस्तेमाल होगा, वो भी वुडन कार्य होगा। और दूसरा डोर्स और विंडोज जो होंगे वहां भी आपको लकड़ी, दरवाजे में भी वो वुडन वर्क के अंदर आएगा अगर लकड़ी के हैं तो। डोर्स और विंडोज में भी 2 चीजें आ जाती हैं फिर। एक तो डोर्स और विंडो की आपकी जो चौखट होती है, अब लकड़ी का दरवाजा तो चौखट और जो फ्रेम होती है वो आपकी क्या होती है? चौखट को फ्रेम भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी चौखट या फ्रेम ये भी लकड़ी की होती है। उसके बाद दरवाजे खिड़की के पल्ले आते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं पैनल्स। तो ये पैनल हो गया, चौखट और फ्रेम हो गया और फर्नीचर हो गया। अब इन्हें काय में मेजर करते हैं? अगर हम फर्नीचर की बात करेंगे
तो आप बताओ, कोई भी सोफा है, कोई टेबल है, डाइनिंग टेबल है, इसको हम बनवा रहे हैं, तो उसकी लेंथ हर घर में जो भी डाइनिंग टेबल बनेगी, भारत के हर घर में डाइनिंग टेबल की लेंथ सेम होगी क्या? नहीं। हाइट थोड़ी वेरी कर सकती है, चौड़ाई वेरी कर सकती है। तो फर्नीचर, एक ही मकान में अलग अलग प्रकार के फर्नीचर की अलग अलग लेंथ, विड्थ, हाइट, अलग अलग घर में भी अलग अलग। तो फर्नीचर वर्क की लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस वेरी करेगी, इसलिए इस वर्क को हम क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक वर्क होगा। अगला, अब हम बात करते हैं दरवाजे और खिड़की में। तो यहां पे चौखट और फ्रेम भी और पैनल भी है। अब आपने देखा होगा जनरली घर में हमारा जो मेन डोर होता है, मेन डोर जनरली हमारे घर की शान होती है। हर आदमी का जो बड़ा जो मेन डोर होता है, जैसे अगर पुराने आप महल वगैरह भी देखें तो पुराने महलों में जो बड़ा डोर होता था वो काफी बड़ा रखते थे। ऐसे ही आजकल तो महल नहीं बनते हैं, बट आजकल अगर नॉर्मल घर भी बनते हैं तो वो अपना मेन डोर जो होता है, अंदर एंटर करने के बाद जो पहला दरवाजा आता है उसको काफी अच्छा हैवी रखते हैं। वो मानते हैं कि ये अपने घर की शान को बताता है, ऐसा। और दूसरा, अंदर के जो रूम होते हैं, बेडरूम हो गया, दूसरा बेडरूम हो गया, किचन हो गया, स्टोर रूम हो गया, इनके दरवाजे जो है नॉर्मल भी होंगे तो भी चलेगा, किसी को इतना खास दिखाना उसमें है नहीं। मेन डोर अच्छा हैवी होना चाहिए। तो अगर अब मेन डोर अच्छा हैवी, तो मेन डोर में अच्छा क्या मतलब, मेन जो दरवाजा है उसका जो पल्ला होता है, पल्ला मतलब पैनल, तो पैनल तो सबकी जो मोटाई है वो तो सभी की सेम रहेगी। चाहे दरवाजा आपका बेडरूम का हो, चाहे डाइनिंग हॉल का हो, चाहे स्टोर रूम का हो, चाहे किचन का हो, चाहे हॉल का हो, दरवाजे के पल्ले की जो मोटाई है वो तो सभी जगह सेम ही रहेगी, वो तो वेरी नहीं करेगी। फिर ये हेवी डोर और स्मॉल डोर क्या होता है, इसमें फर्क पड़ता है चौखट या फ्रेम से। मतलब ऐसा हम कुछ सोचते हैं, समझते हैं करते टाइम, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करते हैं, जो मेन डोर है उसकी चौखट और फ्रेम थोड़ी हेवी ली जाती है और बाकी सारी नॉर्मल ले सकते हैं। यानी कि एक ही घर में अलग अलग कमरे की चौखट या फ्रेम की थिकनेस, मोटाई चेंज हो सकती है। इसलिए चौखट और फ्रेम को क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर करते हैं। और अगर दरवाजे के पल्ले की बात करेंगे, खिड़की के पल्ले की बात करेंगे, पैनल की बात करेंगे, तो जो आपकी वहां पे खिड़की की या दरवाजे की जो लेंथ है वो लेंथ रहेगी, जो हाइट है वो तो हाइट रहेगी, बट इसकी जो थिकनेस होगी यहां पर दरवाजे के पल्ले की, वो जो थिकनेस है वो लगभग क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो कोई वेरी नहीं करती। सभी दरवाजे नॉर्मल, एक नॉर्मल नॉमिनल थिकनेस जितनी होती है उसके रहते हैं, ठीक। तो यहां पर इसकी थिकनेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें हाइट बतानी पड़ती है पल्ले की और लेंथ बतानी पड़ती है। यानी ये किस में मेजर होगा, स्क्वायर मीटर के अंदर। तो जो भी डोर्स एंड विंडोज के पैनल है वो सब स्क्वायर मीटर में मेजर होंगे, फर्नीचर वर्क क्यूबिक मीटर में मेजर होगा, और चौखट और फ्रेम जो है वो क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर होगा। आई होप मैं आपको विद रीजन एक्सप्लेन कर पाया था कि मैं रीजन क्यों दे रहा हूं। देखो, चाहूं तो मैं इन चीजों को ऐसे फटाफट खत्म कर सकता हूं कि भैया देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा हो गया। कहानी क्यों बता रहा हूं, चीज क्यों बता रहा हूं आपको। ये जो सारी चीजें बनाई गई है, भगवान ने तो बनाए नहीं, इंसान ने बनाए। ये कुछ नियम अब ये बनाए तो उसने भी कुछ सोच के बनाए होंगे ना। अगर हम वो सोच ही पकड़ लें कि उसने इसको इसमें क्यों मेजर करा, इसको इसमें क्यों मेजर करा, इसको इसमें क्यों मेजर करा, तो हमें याद रखने में आसानी होगी ना। क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं कि हमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, खाली क्यूएससी पढ़ना है। भैया आज क्यूएससी पढ़ रहे हैं, कल आरसीसी पढ़ेंगे, फिर स्टील पढ़ेंगे, फिर कभी इन्वायरमेंट पढ़ना है, फिर क्यूएससी पढ़ते पढ़ते हाईवे का फॉर्मूला बीच में याद आ रहा है। ऐसी भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ो तो दिक्कत नहीं, जब 4-5 पढ़ते हैं, पाइलअप होते हैं, तो दिमाग में अलग अलग फॉर्मूले, और पता नहीं किस दिन का सपना कौन से दिन आता है, ये भी बड़ी दिक्कत होती है पढ़ते टाइम। हाँ सही बता रहा कि बीच में सपने आते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, बिल्कुल आते होंगे। तो ऐसे ही आप देखो, और क्यूएससी की भी बात करूं, छोटा सब्जेक्ट है पर चीजें कितनी सारी हैं, कभी इसका पूछ लिया कभी उसका, तो हम याद कैसे रखें। तो बस एक ही नियम है, कॉन्सेप्ट्स। 10,000 क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट भारी होता है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक। मेरा भी एक ही उसूल है, मैं आपको अपने लेक्चर के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ही इफेक्टिव करना, कॉन्सेप्ट्स को ही बाइंड करना सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, चीज अपने आप बात होगी। अच्छा, वुडन वर्क की बात है, वुडन में 2 है, मैं इसीलिए ऐसे ब्रांच वगैरह बना के चलता हूं
ब्रांच से क्या होता है, दिमाग के अंदर एक पूरा एक हमारे पास हायरार्की, एक ब्रांचिंग, एक पैटर्न तैयार हो जाता है। अच्छा सर ने पढ़ाया था कि वुडन वर्क, उसमें वो 2 बात थी, फिर 2 में ये हो गया था, फिर उसमें तो वो करते थे तो इसलिए ये स्क्वायर मीटर हो गया, ये इसलिए ये हो गया। याद करने का झंझट ही खत्म जब हमने रीजन समझ लिया तो वही उसका बस मेन है। कई बार जनरल भी है, कई बार जब हम बचपन में छोटे होते हैं, घर वाले बोलते हैं बेटा ऐसा मत करो वैसा करो, तो हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों करें, आप वजह बताओ। वो वजह बताते हैं, हम संतुष्ट होते हैं, तो आपने खुद ने भी फील करा होगा, हम उस चीज को फिर वैसे ही करना चालू करते हैं। और मान लो हमें किसी बड़े ने कुछ बोला कि इसको तो ऐसे करते हैं, उनको भी खुद को रीजन क्लियर नहीं होता है, तो हम कई बार तो फिर वो चीज करते ही नहीं। जब भी हमें कोई बड़े, अब यहां पर आपके बड़े कौन है, मैं अगर मैंने आपको उस चीज का रीजन दिया, आप याद रखोगे उसको, इजीली आप समझ पाओगे, आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। बट रीजन नहीं दिया, खाली बताते चले गए ऐसा होना है, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को। चलिए, तो हमने यहां पर वुडन वर्क को समझा। नेक्स्ट जो अगला वर्क मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है स्टील एंड आयरन वर्क, लोहे का कार्य, इस्पात और लोहे का कार्य। तो अगला जो हम वर्क समझने जा रहे हैं वो है स्टील एंड आयरन वर्क। अब स्टील एंड आयरन वर्क के अंदर सर कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो भैया सबसे पहला तो इसके अंदर आ जाएगा आपका रेनफोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर। अरे रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर वो जो हमने वहां देखा था आरसीसी या आरबी वर्क के अंदर, रेनफोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर वाला जो वहां छोड़ के आ गए थे। मैंने बताया था कि आरसीसी आरबी वर्क के अंदर रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर कैलकुलेट नहीं करते। आरसीसी आरबी वर्क में रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर नहीं करते, वो अलग से करते हैं। अलग से कहां? अलग से स्टील एंड आयरन वर्क के अंतर्गत करते हैं, अलग से इसके अंदर करते हैं। पूरे मकान में जहां भी आरसीसी वर्क आएगा तो उस समय आरसीसी वर्क के अंदर खाली सीमेंट, कंक्रीट और फॉर्म वर्क वगैरह ही लिया जाता है। जो मेन उसमें रेनफोर्समेंट और बाइंडिंग वायर लग रहा है वो सब इस हेडिंग के अंदर एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाता है। हेडिंग अलग रहती है उसकी, वहां पे सिर्फ सीमेंट कंक्रीट लेते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे। दूसरी चीज आ जाती है, और क्या आ सकता है भैया स्टील और आयरन वर्क के अंदर? हमारी जो भी रेलिंग्स होती हैं, रेलिंग समझते हैं आप, इसको हम हैंड रेल बोलते हैं। मतलब हम सीढ़ी पे चलते हैं, स्टेयर्स होती हैं, तो साइड में उसमें हाथ रखने के हमारे पास होता है ना हैंड रेल, तो वो हो गया, वो भी लोहे की हो सकती है। और क्या हो सकती है? कोई जाली हो सकती है वेंटिलेटर वगैरह में। और क्या हो सकता है? और हमारे पास हो सकता है कोई डोर, दरवाजे, बाथरूम वगैरह के दरवाजे, छत का दरवाजा लोहे का हो सकता है। ये सब इसमें आ जाएगा। और क्या हो सकता है? हमारे पास चैनल गेट हो सकता है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। शटर हो सकता है, ये सब इसमें आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? अगला जो इसमें आ जाएगा वो आएगा आपका जैसे कि फास्टनर्स, कील वगैरह, कील भी लोहे की होती है। फास्टनर्स, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट जब दरवाजे लगाते हैं चौखट पे तो कब्जे होते हैं दरवाजे के कब्जे, तो ये आपका यहां पे होल्ड फास्ट हो गया। ठीक, फास्टनर यानी कीले हो गई। ठीक, ये सारी चीजें इसमें आ गई। तो इनको किस किस में मेजर करते हैं? अगर मैं रेनफोर्समेंट और बाइंडिंग वायर की बात करूं तो इसको ऐसे तो हम यूं मेजर करेंगे, बट जब भी हमारे पास डेटा नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया था जितना भी आपका आरसीसी आरबी वर्क होता है उसका 0.6 से लेकर 1% ऑफ आरसीसी और आरबी वर्क ये लिया जाता है। फास्टनर से कील वगैरह कब्जे जो होते हैं दरवाजे के, उसको हम केजी में मेजर करते हैं। चैनल गेट का, शटर का मैं बाद में बताऊंगा। बाकी जो भी उसके अलावा, इनका अलग है, इनका अलग है। उसके अलावा जमाने का जो भी आपका स्टील एंड आयरन वर्क है उस सबको हम कुंटल के अंदर मेजर करेंगे। तो स्टील एंड आयरन वर्क में चैनल गेट, शटर, इन दोनों को छोड़ दो, उसके अलावा जो सब है वो कुंटल में मेजर करेंगे। कील और कब्जे केजी में लिए जाएंगे। रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर, ड्राइंग अगर आपके पास में अवेलेबल है, जो भी आपका आरसीसी आरबी वर्क है वो छत का ड्राइंग वगैरह सब आपके पास अवेलेबल है, तो कितने सरिये लग रहे हैं वो सब कैलकुलेट करो, उसको कुंटल में कर लो। और नहीं,
ड्राइंग अवेलेबल नहीं है तो टोटल आरसीसी आरबी वर्क का 0.6 से 1% के बीच में ले सकते हैं। ये जनरल यहां पे नियम है, बट ये तीनों चीजें इस हेडिंग के अंतर्गत आती हैं। दूसरा एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, एक जनरल क्वेश्चन आता है, जो भी जैसे हमारा ये दरवाजा होता है, डोर होता है कोई एक, बात समझिएगा, यहां पर ये दरवाजा हो गया, तो इस दरवाजे में यहां पर ये ऐसे जो चौखट होती है, इस चौखट के ऊपर, ये चौखट है सपोज मान लो, यहां पे ऐसा ये हॉन्ग निकला होता है, प्रोजेक्शन निकला होता है अंदर की तरफ जो दीवार में लगता है। जनरली ये प्रोजेक्शन करीब 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है इसका। तो यहां पर क्या होता है, ये जो चौखट है, कभी आपने देखा होगा चौखट या फ्रेम को, तो थोड़ा सा इस पोर्शन से यहां पर ये हल्का सा अंदर धंसा होता है, ताकि वो जो यहां पे आपका वो जो दरवाजे का पैनल है, ये जो पल्ला है आपका दरवाजे का, है ना, ये जो पल्ला है वो वहां पे आके रेस्ट करता है। कभी देखा होगा आपने, रेस्ट करता है मतलब लगता है वहां पर आकर। वो जो अंदर थोड़ा सा धंसा होता है पोर्शन, जो अंदर की तरफ होता है यहां पे, उसको हम बोलते हैं रिबेट। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जनरली रिबेट कितना लिया जाता है, तो आप रिबेट ध्यान रखिएगा, इसको 12 से 20 mm के आसपास लेते हैं। 12 से 20 mm का मतलब है 1.2 to 2 सेंटीमीटर। वो जो आपका जो भी दरवाजे या जो भी खिड़की की फ्रेम होती है उसमें हल्का सा वो अंदर धंसा होता है, ताकि वो दरवाजा और वो उस पर अंदर आकर लॉक हो जाए। तो वो कितना अंदर होता है हल्का सा, वो होता है 12 से 20 mm के आसपास, यानी 1.2 to 2 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं हॉन्ग, HONK हॉन्ग, ऐसा प्रोजेक्शन निकला होता है, ठीक, या हॉर्न भी बोलते हैं। तो ये जो हॉन्ग प्रोजेक्शन है 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको स्टील और आयरन वर्क के अंतर्गत ध्यान रखनी है। तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने समझा कि आपका जो भी पेंटिंग है, वार्निशिंग है, डिस्टेम्पर है, इन्हें किस में मेजर करते हैं और ये होता क्या है। फिर हमने वुडन वर्क को समझा और फिर हमने लास्ट में स्टील और आयरन वर्क को समझा। एक बार अगर मैं आपको ब्रीफिंग दूं तो पेंटिंग जो है, डिस्टेम्परिंग है, वार्निशिंग है, इन तीनों को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। अगर विड्थ ऑफ दी वर्क 10 सेंटीमीटर से कम है तो फिर हमें रनिंग मीटर में मेजर करना है। दूसरा हमने ये भी यहाँ पे समझा कि जो भी आपका वुडन वर्क है उसमें फर्नीचर को क्यूबिक मीटर के अंदर, डोर्स विंडोज के पैनल को स्क्वायर मीटर में और चौखट और फ्रेम को क्यूबिक मीटर में, स्टील एंड आयरन वर्क में कील और कब्जे केजी में, रिबेट 12 से 20 mm लेते हैं दरवाजे के अंदर, हॉन्ग प्रोजेक्शन 15 सेंटीमीटर का होता है, रेलिंग वगैरह जमाने की जो चीजें हो सब कुंटल में, चैनल गेट और शटर को छोड़ देना। उसके बाद रेनफोर्समेंट और बाइंडिंग वायर, ये सब आपका क्या चले जाएगा, ड्राइंग अवेलेबल हो तो कुंटल में, ड्राइंग अवेलेबल नहीं हो तो 0.6 से 1% ऑफ टोटल आरसीसी एंड आरबी वर्क, ठीक। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक। आगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे कि जो भी अदर मिसलेनियस टर्म होती है, मतलब यहां पर मेन देखो, वक्त तो बहुत सारे होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, बट में बहुत सारे वक्त तो एग्जाम में पूछेंगे नहीं। जो एग्जाम में मेनली पूछे जा सकते हैं, जहां से क्वेश्चन रेज हो सकता है, वो सब मैंने आपसे मेन यहां पे डिस्कस कर लिए। अगर आप समझें, मैं आपको लाइन से बताऊं तो अभी तक हमने कौन कौन से वर्ड डिस्कस कर लिए। सबसे पहले अर्थवर्किंग, एक्सकेवेशन एंड फिलिंग। उसके बाद हमने अगला जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, सॉलिंग वर्क डिस्कस किया, डीपीसी डिस्कस किया, मैसनरी वर्क इन सुपर एंड सब स्ट्रक्चर, आरसीसी एंड आरबी वर्क, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क। उसके बाद हमने फ्लोरिंग, रूफिंग डिस्कस किया था। फिर इसके बाद पेंटिंग, वार्निशिंग, डिस्टेम्परिंग, वुडन वर्क एंड स्टील एंड आयरन वर्क, ये हमने डिस्कस करा। अब इसके बाद यहां तक सारे मेन वर्क खत्म हो गए। अब कुछ चीजें छोटी छोटी बची जो मैं आपको बता दूं। तो छोटा मोटा बचा भैया, वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। उसको कैसे देखते हैं, कितना होता है, लमसम चार्जेस क्या होता है, लमसम कॉस्ट क्या होती है, लमसम आइटम्स क्या होते हैं, कंटिंजेंसी क्या होती है, वो कुछ मिसलेनियस टर्म है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दूसरा, फिर इसके अलावा इतने सारे मैंने वर्क डिस्कस कर लिए, फिर भी कुछ छोटे मोटे वर्क बच जाते हैं जो पूछे जाते हैं, तो मैं उनको एक लाइन से 1 by 1 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। वहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट क्लोज खत्म हो जाएगा। और वो छोटी मोटी चीजें क्या है कि भैया सीमेंट को कैसे लेंगे, ब्रिक्स को किस में लेंगे, शटर वाला आपने नहीं बताया, चैनल गेट, कॉर्निस, कॉर्बेल, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें। जो एक्सप्लोजिव आता है, बारूद आता है, तो कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सपोज रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टनल कंस्ट्रक्शन, तो वहां बारूद की जरूरत पड़ेगी।
ठीक, तो बारूद तो किस में मेजर करना है, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब में अपने जो बाकी सब पूरा बचा हुआ है इस चैप्टर में, छोटी मोटी चीजें, मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो हम अगले हमारे लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।